डाल लीजिए हेडिंग आर्टिकल 20 आ जाइए आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपका आर्टिकल 20। हम लोगों ने कल फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 19 तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आगे जो टॉपिक हमको पढ़ाना है आर्टिकल 20 से आज हमें कंटिन्यू करना है। तो आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 क्लास है। आर्टिकल 20 का क्लास 1, आर्टिकल 20 का क्लास 2 और आर्टिकल 20 का क्लास 3। आर्टिकल 20 का क्लास 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पनिश या सजा तभी दिया जाएगा जब वह क्या करेगा, किसी कानून को तोड़ेगा। क्या करेगा, किसी कानून को तोड़ेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सजा या पनिशमेंट तभी मिलेगी जब वह कानून का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा या कानून को तोड़ेगा, अन्यथा नहीं। आई बात समझ में? आर्टिकल 20 का क्लास 1 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब किसी इनफोर्स लॉ, जो देश में नियम लागू है, उसका क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, वायलेशन करेगा या उस नियम को तोड़ेगा। ठीक, उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और सजा कितनी मिलेगी, जितना उस कानून में लिखा होगा। ठीक है भाई, सजा कितनी मिलेगी, जितना कानून में लिखा होगा। जैसे आपका बीएनएसए एक्ट है, या इसके पहले इसको आईपीसी कहते थे, इंडियन पैनल कोड, अब भारतीय दंड संहिता। अब इसमें जैसे अगर कोई किसी को गोली मार दे, कोई पर्सन मर जाता है, तो मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, उसे मृत्यु दंड हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, यही तो हो सकता है। या आप अगर हेलमेट, जैसे बाइक आप चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है या 2 व्हीलर है, आपने हेलमेट नहीं पहनी है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट हेलमेट पे कितना है, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का ही जुर्माना लगेगा, उससे ज्यादा का नहीं लगेगा। तो आर्टिकल 20 ये बताता है क्लास 1 कि एक पर्सन को सजा तभी मिलती है जब वह किसी नियम का क्या करता है, उल्लंघन करता है, और सजा उतनी मिलेगी जितना उस कानून में लिखा होगा। क्लियर? अगला क्या कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति को एक ही बार लिख लो, बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को एक ही बार एक अपराध के लिए अभियोजित और दंडित किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, एक बार ही उस पर मुकदमा चलेगा। एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है अनुच्छेद कि एक व्यक्ति को एक पनिशमेंट के लिए एक ही सजा मिलेगी। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, क्या नाम है आपका, रविकांत, रोज हम नाम ही भूल जाते हैं तुम्हारा, रविकांत
इनकी मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, प्रेमिका को इन्होंने एक अंगूठी गिफ्ट किया गोल्ड की, ठीक है भाई, एक इन्होंने अंगूठी गिफ्ट किया गोल्ड की, समझिए। बगल वाले भाई साहब पा गए, और आजकल गोल्ड ऐसे भी महंगा है, 1,45,000 का 10 ग्राम 24 कैरेट, मान लो 20-22 कैरेट का दिया होगा, तब भी 5 ग्राम का भी दिया होगा तो 50-60 हजार का काम हो गया। ये वाले भाई साहब उसको पा गए और देखे न कोई इधर न कोई इधर, मतलब गिर गया कहीं, पा गए और देखे कोई ना इधर ना उधर, इन्होंने लिया और सुनार के दुकान पे क्या कर दिया, बेच दिया और पार्टी मना ली। सिविल वाले बच्चे उस वाले कमरे में चले जाएं, बाकी वनडे वाले जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं। आ जाओ भाई, वनडे वाले आगे आ जाओ। पंखा चल रहा है, ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, उस अंगूठी को बेच दिया, पार्टी मना लिया, भाई साहब को पता चल गया। इन्होंने क्या किया, उसके लिए इनसे मिले कि भाई अंगूठी हमें दे दो, ये कहे नहीं मेरे पास तो है नहीं साहब, इन्होंने मान लो मुकदमा कर दिया। तो अगर इनको मान लो पुलिस पकड़ी, कहे पैसा हुआ या बेचे तो तुम्हें क्या मिला, इन्होंने कहा साहब 50,000 मिला है, वही ले लो भाई। ये कह रहे नहीं हमको वही अंगूठी चाहिए, अब तो इनके पास तो है नहीं, जो रहा पैसा इन्होंने इनको वापस कर दिया। 1-2 साल बाद कहीं इनको दिख गए, अच्छा मेरी प्रेमिका का अंगूठी यही लेके गायब किए थे या यही पाए थे और बेच दिए थे। इनको अपने प्यार के दिन याद आ गए, क्यों है, कैसे पहनाया था, कहाँ मिले थे, इमोशन इनके जुड़े हुए थे उसमें, इन्होंने फिर इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो यह मुकदमा नहीं होगा, सिर्फ एक बार अगर अपराध करेंगे उसके खिलाफ सिर्फ एक बार ही आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, अभियोजित किया जाएगा और एक ही बार उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, यानी कि एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। क्लियर। अगला है ये कि अपने ही विरुद्ध किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने ही विरुद्ध, जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी को निपटा दिया, मार दिया गोली, अब वो निपट गया व्यक्ति, अब पुलिस वाले इनसे मार मार के ये नहीं कहेंगे कि तुम ये अपराध स्वीकार करो कि तुमने ही इनको क्या है, निपटाया है या मारा है। आई बात समझ में, यानी कि अपना जैसे ये काम पुलिस का है या जिसने एलिगेशन लगाया है वो यह साबित करे कि हमने अपराध किया है कि नहीं किया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस वाले कभी भी मारपीट करके थाने में या कहीं किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जान लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये नियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, कि अगर किसी व्यक्ति को मजबूर कर दिया जाए या पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, यानी कि कोर्ट उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अपना बयान ये बदल सकते हैं कि पुलिस वालों ने हमें मारपीट करके या धमका करके हमसे बयान लिया है, यानी कि रिकॉर्ड, यानी जो चीज आप न्यायालय में बताएंगे, जो चीज वहां स्वीकार करेंगे वही माना जाएगा। पुलिस कस्टडी में दी गई गवाही कभी मान्य नहीं होती है। तो किसी भी व्यक्ति को चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो, अपराध किया हो, वह उसको स्वीकार करने के लिए पुलिस कस्टडी में बाध्य नहीं है।
हाँ, उसकी मर्जी हो स्वीकार कर ले, वो बात अलग है। बहुत सारे लोग होते हैं न्यायालय में अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, इसको हमने ही मारा है। बहुत सारे शातिर अपराधी होते हैं, मारने के बाद भी कहते हैं कि हमने नहीं मारा। आई बात समझ में? इसका मेन एसेंस ये है, आशय ये है एक लाइन में कि एक किसी भी व्यक्ति को जो उसने गुनाह किया है, अपराध किया है, उसको उस अपराध को स्वीकार करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? इसके लिए सबूत, गवाह, वीडियो कैमरा जो है उसके द्वारा उसको प्रूफ करिए किसने यह अपराध किया है। हाँ, अगर वह व्यक्ति स्वेच्छा से उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो बात ही खत्म। है बात समझ में? क्लियर? अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है। एक बार विश्व की जो पुलिस थी दुनिया की, एक बार एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जस्ट लाइक चुटकुला। तो उसमें भारत की पुलिस, यूएस की पुलिस, जापान की पुलिस, ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया की पुलिस आई। तो अमेरिका वाले कहें हम किसी भी अपराध को 1 घंटे में साबित कर देंगे, मैंने गुनाहगार को पकड़ लेंगे। कोई कह रहा आधे घंटे में कर देंगे। ऐसे अपना अपना सब कह रहे हैं। अब आया जब भारत का नंबर, तो अब कहें भाई आप लोग कितने दिन में किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लेंगे? तो कहें ठीक है साहब बताते हैं। तो ये सब चले गए ढूंढने अपराधी को जंगल में। वहां पर इनको एक भालू मिल गया, रीछ। उसको बांध लिए डंडे में और लटका करके उसको मारते हुए ला रहे थे। कह रहे थे कहो कि हम ही लायन हैं या शेर हैं। तो भारत में ये होता है, कहने का सेंस ये है, जो गुनाहगार होता है उसको नहीं पकड़ा जाता है, जो बेगुनाह होता है उसको जबरदस्ती मार करके, टॉर्चर करके उसे मजबूर किया जाता है कि तुम अपना गुनाह क्या कर लो, स्वीकार कर लो। इसका कहने का मतलब ये है। आई बात समझ में? ये चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर किया? क्लियर क्लियर। तो आर्टिकल क्या हुआ भाई, भूल गया सब। आर्टिकल 20 एक बार दोबारा समझ लीजिए। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 क्लाज है। पहला क्लाज कहता है कि एक व्यक्ति जब किसी कानून को तोड़ेगा तभी उसको सजा मिलेगी, अन्यथा नहीं। सजा कितनी मिलेगी? जितना कानून में मेंशन होगा। दूसरी बात है बेटा, इसमें क्लास 2 कहता है कि एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक बार ही क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। एक ही क्राइम के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अभियोजित करने का मतलब होता है मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, दंडित करने का मतलब दंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तीसरा हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई गुनाह करता है, उसको अपने गुनाह को कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, या वो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 21 बताओ भाई, आर्टिकल 21 क्या है? अरे भैया वो तो 22 में है, 21 बताओ क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यही तो है भाई। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का, लिख लो कि किसी, अभी लिखना नहीं बता रहे, समझ लो कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से हम तभी वंचित कर सकते हैं जब विधि की स्थापित प्रक्रिया को क्या करें? फॉलो करें। तो पहले इसको 2 लाइन लिख लीजिए, आफ्टर दैट वी डिस्कस। डाल लीजिए हेडिंग आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 और लिखिए प्राण और दैहिक देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसको एक लाइन नोट कर लीजिए, नोट करिए बेटा। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही क्या किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब समझिए, सपोज करिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब देखिए, अगर ए ने बी को गोली मार दी या इसका मर्डर कर दिया, इसकी मृत्यु हो जाती है बी की डेथ हो जाती है। तो क्या बी के घर वाले ए को गोली मार सकते हैं? बताओ भाई। जैसे मान लो अगर किसी के घर के पर्सन को किसी ने गोली मार दिया, आप क्या उसके घर वाले को मार दोगे या उसको मार दोगे? नहीं। तो क्या होगा इसमें फिर? विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? आपके द्वारा संसद ने इसके लिए क्या नियम बना रखा है? देखिए, अब तरीका क्या है, अगर ए ने बी को मारा तो बी को क्या करेगी पुलिस? पहले पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, पकड़ेगी। गिरफ्तार करने के बाद इनको कहां ले जाएगी? जेल ले जाएगी। जेल ले जाने के 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर वर्किंग डे में, अगर मान लीजिए कहीं छुट्टी हो गई, संडे हो गया, या अपराधी भाग के नेपाल चला गया, वो अलग कंडीशन है, तो 24 घंटे के अंदर वर्किंग डे में क्या करेगी? न्यायालय में उसे प्रस्तुत करेगी। उसके बाद इनके ऊपर चार्ज किस चीज का है? डेथ का है। तो यह दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल, जमानती और गैर जमानती। तो गैर जमानती वह अपराध होता है जो 3 या 3 साल से जिनमें ऊपर की सजा का प्रावधान है। अब जिन अपराधों के लिए 3 साल से कम का प्रावधान है सजा का, उसे कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। तो इसमें चूंकि मिनिमम आजीवन कारावास या सजाए मौत तक का है व्यवस्था, तो इसके अंतर्गत उसका क्या हो गया? नॉन बेलेबल। अब इनको जो जज होगा वो कहां भेज देगा? बड़े दरबार। ये थाना लिख लो, जेल ना लिखो, इसको थाना लिखो। थाना में ले जाएगा पुलिस वाला। अब उसको न्यायालय कहां भेज देगी? जेल। और इनका जो बेल पिटीशन होगा वो खारिज हो जाएगा। फिर अपना अपील में जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा ट्रायल। क्या शुरू होगा? ट्रायल, या जिसे कहते हैं तारीख पर तारीख, ये कहानी शुरू होगी। ठीक, जब सुनवाई हो जाएगी, साल 2 साल 4 साल 5 साल, भारत में 20-20 साल केस चलते रहते हैं। जब सुनवाई हो जाएगी फाइनली, तो जज साहब कहेंगे कि गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम ए को सजाए मौत या मृत्युदंड की सजा दी जाती है। आई बात समझ में? क्या दी जाती है? मृत्युदंड की सजा दी जाती है। तो ये हमारे यहाँ विधि की स्थापित क्या है बेटा? प्रक्रिया है। ये हमारे यहाँ विधि की स्थापित प्रक्रिया है। इसे कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
अगर किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास देना हो, 2 साल की सजा देना हो, 10 साल की सजा देना हो, उसे फांसी की सजा देना हो, उसके प्राण को छीनना हो, आने की सजाए मौत देना हो, तो हमें यह विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। याद करिए, एक व्यक्ति था कसाब, जिसने दिल्ली में और मुंबई में अटैक किया था। तो क्या पूरा भारत नहीं जानता है अपराधी है? लेकिन उसको 2-3 साल क्यों रखा गया? 3 साल के बाद ही तो फांसी लगी थी। तो आपके देश की जो कानून व्यवस्था है, उसी के तहत ही उसको जान लेंगे, भले ही वो आतंकवादी हो, एनिमी कंट्री हो, कोई भी हो। तो किसी भी व्यक्ति की जान आप तभी लेंगे जब इस विधि की प्रक्रिया को क्या करेंगे। लेकिन आजकल नया फंडा चला है, ना कोर्ट ना सबूत, सीधा फैसला है कि नहीं। कहीं गाड़ी पलट जाती है, कहीं, अरे लखनऊ की बात है, एक जीवा करके को था, क्रिमिनल था, 2 साल 3 साल पहले की बात है। उसको पूरे फिल्मी स्टाइल में और हाई कोर्ट के अंदर गोली मार दी गई। हाई कोर्ट के अंदर फिल्मी स्टाइल में गोली मार दी गई। हालांकि वो अपराधी था, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको जिसने भी मरवाया हो, जिसने भी मारा हो, वो तो अलग मामला है। लेकिन उसको कोर्ट परिषद में गोली मार दी गई। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये समझ में आया। आर्टिकल 21 बता ले जाएंगे भाई आप लोग। क्या बताएंगे आर्टिकल 21 में? आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जान या प्राण लेना है, या उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है, जेल में डालना है, सजा देनी है, तो उसके लिए विधि की स्थापित प्रक्रिया को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। आफ्टर दैट उस व्यक्ति का जान या सजा आप दे सकते हैं। आई बात समझ में? आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, जानते हैं। इसमें पानी पीने का अधिकार, जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किसी को हथकड़ी ना लगे, फ्री ट्रायल, जल्दी से न्याय मिले, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से, वनडे के हिसाब से इतना ही जानना आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। इससे में ही आपका काम चल जाएगा। सिविल वाले बैच में ज्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज यहीं पे आता है, पूछा जाता है इंटरव्यू में, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया। इसको समझो बेटा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसे कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। विधि की सम्यक प्रक्रिया ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, ये प्रक्रिया ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? समझिए इसको। न्यायपालिका इसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में न्यायालय यह जांच करती है कि जो नियम बनाया गया है, जो रूल बनाया गया है, इसमें जो विधि की बनाने की प्रक्रिया है, स्टेप है, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। जैसे नियम कैसे बनता है, सदन के एक हाउस में पेश करेंगे बिल, उस हाउस में क्या होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, उसके बाद पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वहां भी डिस्कशन वोटिंग होगा। आफ्टर दैट जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाएगा। उस नियम का इसेंस क्या है, आशय क्या, इससे मतलब नहीं है। बस न्यायालय ये देखता है कि ये जो रूल है, इसको बनाने के लिए जो अपने यहाँ विधि की स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये तो देखा ही जाता है कि विधि की जो बनाने की स्टेप्स है उसको फॉलो किया गया है कि, साथ ही साथ यह भी देखता है कि इस विधि का इंटेंशन क्या है, इस विधि का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस विधि का उद्देश्य क्या है, ये भी देखता है। ठीक है। अगर नियम
गलत इंटेंशन से बनाया गया है, तो न्यायपालिका उसे क्या कर देती है, खत्म कर देती है। क्लियर। अब इसी में अगला है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का ए, या 21 का कहीं क्लिक का भी लिखा होता है हिंदी। ये क्या है भाई? हाँ, शिक्षा का अधिकार। लिख लीजिए भाई, लिखिए आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। क्या है भाई? शिक्षा का अधिकार। लिखिए शिक्षा का अधिकार, लिखिए। लिखिए राज्य 6 से 14 वर्ष तक के, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों, सभी बालक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की क्या करेगा, देने का उपबंध करेगा, देने का क्या करेगा, उपबंध करेगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कितने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां। लिख लीजिए, इस प्रावधान को संविधान में 86 संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। लिख लीजिए, इस प्रावधान को 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है भाई। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आने के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य क्या देगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगी। है बात समझ में? बस। आर्टिकल लिखिए 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इसको लिखिए, आर्टिकल 22 लिखिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और या एवं निरोध से संरक्षण। इसमें भी 4 क्लास है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। आर्टिकल 22 का क्लास 1 क्या कहता है? आर्टिकल 22 का क्लास 1 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना निरुद्ध नहीं किया जाएगा और वह अपनी विधि रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार करती है, तो इस व्यक्ति को गिरफ्तारी का
शीघ्र बताया जाए, एज सून एज पॉसिबल। जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट क्यों किया गया है, गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराया जाए, अवगत कराया जाए। और जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, इस व्यक्ति को अपने रुचि के विधि व्यवसायी का मतलब विधि व्यवसायी का मतलब वकील साहब से परामर्श करने से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। फिर समझ लीजिए बेटा, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको यह जानने का हक है कि हमें किस अपराध में या क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। Every Indian citizen has right to know what is the ground of arrest। ये यथाशीघ्र उस व्यक्ति को बताइए कि आपने पुलिस की ये ड्यूटी है, या जो पर्सन किसी को गिरफ्तार कर रहा है उसकी ये ड्यूटी है, वह उसको ये बताए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह उसको जेल में अगर बंद कर दिया गया है तो भी अगर वह अपने वकील से मिलना चाहेगा तो आप उससे मना नहीं करेंगे। जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे अपराधी जेल में बंद होता है तो उसका वकील क्या होता है, जा करके उससे बातचीत करता है, मिलता है, राय मशवरा करता है। तो आप अगर जेल में बंद हैं तो आप अपने रुचि के, अपने इंटरेस्ट के वकील से क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? दो चीजें यहाँ पे हैं, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करे तो यथाशीघ्र पुलिस ये बताए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरी चीज, अगर गिरफ्तार करके जेल में या थाने में बंद कर दिया गया है तो आपके पास ये राइट है कि अपने इंटरेस्ट या अपने रुचि के अनुसार अपने वकील से राय मशवरा या परामर्श करने की आपको क्या है, आजादी। आपको अपने वकील से मिलने से रोका नहीं जाएगा। क्लियर? अब इसका क्लास 2 देखिए। क्लास 2 क्या कहता है भाई, बताओ भाई, कोई बताए। क्लास 2 कहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर क्या करिए, न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करिए, पेश करिए। लेकिन इसमें यात्रा का समय, हाँ वो काउंट नहीं होगा भाई। यात्रा का समय, मान लीजिए अपराध करके आप भाग गए, नेपाल पोखरा शहर चले गए, काठमांडू चले गए, तो क्या पता 2 दिन आपको ढूंढने और लाने में लग गया, तो वो नहीं माना जाएगा। यात्रा का समय या कोई छुट्टी पड़ गई तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। वर्किंग डे में 24 घंटा माना जाएगा। ठीक है? अब जैसे मान लो किसी को शनिवार को 4 बजे गिरफ्तार किया गया, तो अगला दिन तो संडे है, कोर्ट बंद है, तो कहां जाएगा अपराधी, जेल में रहेगा, थाने में बैठा रहेगा। तब अगला मंडे होगा तब इसे पेश किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे में। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? लिख लो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहां पेश करना है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। लेकिन इसमें यात्रा का समय जोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर? लिख लिया कि नहीं सब लोगों ने? अब देखिए, अच्छा ये छोटा भी होता है कि नहीं, दो होता है ना, होता तो है यार, ये साइड में उतरा जाता है ना। अरे होगा भाई, ऐसा नहीं है, देखो होता क्यों नहीं, बोर्ड घूमता है भाई। अब देखिए
ये जो दोनों क्लास है, क्लास 1 क्लास 2, आर्टिकल इसका 22 का क्लास 3 कहता है कि ये जो दोनों नियम है यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनको निवारक निरोध कानून, कौन सा कानून, इसमें दो चीजें हैं। पहला निवारक निरोध कानून, जैसे पोटा, नाम सुना है, पोटा, मीसा एक्सेट्रा। दूसरा, अगर कोई शत्रु देश का इन्हीं देश का कोई व्यक्ति है या कोई आतंकवादी वगैरह है, शत्रु देश का व्यक्ति है, तो इन दोनों के लिए जो ये ऊपर वाले दो नियम हैं, इन पर ये नियम लागू नहीं होगा, नॉट अप्लाई, यानी कि लागू नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर कोई प्रिवेंशन टेररिस्ट एक्ट है, पोटा अधिनियम है, जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत किया गया है, तब उसको 24 घंटा के अंदर पेश करना अनिवार्य नहीं है, गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य नहीं है, उसको अपने वकील से मिलने नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये जो दो राइट मिला हुआ है, ये हम जैसे, आप जैसे सामान्य नागरिकों के लिए है। आई बात समझ में? ये इसका एक्सेप्शन है। यानी कि अगर किसी को कोई, मान लीजिए आप प्लान बना रहे हो कि कल हमें राम मंदिर उड़ा देना है, RDX आपके घर मिल गया, आप कहीं से लिंकेज हैं, तो आप ये कहें कि सरकार हमें जो है हमको 24 घंटे में पेश करो, वकील से मिलने दो, गिरफ्तारी का कारण बताओ, आपको पुलिस नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी आतंकवादी गतिविधि में क्या है, इन्वॉल्व हैं। आई बात समझ में? या किसी आतंकवादी को पनाह दिए हो, देशद्रोही कोई काम कर रहे हो, तब ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा। यह सामान्य व्यक्तियों के लिए लागू होता है। अगर कोई इन्हीं कंट्री का व्यक्ति है, अपराध करता है, जैसे मान लो कोई पाकिस्तानी हो, यहां जासूसी कर रही हो, जैसे एक सीमा हैदर आई थी, जानते हैं कि नहीं आप लोग, सीमा हैदर, तो सीमा हैदर भी आई थी। मान लो कल को ये ISI का एजेंट निकल गई, क्या निकल गई, ISI का स्लीपर सेल या एजेंट निकल गई, अब इनको पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो क्या इनके ऊपर जरूरी है कि इनको 24 घंटा में पेश किया जाए? अभी तो इनको नागरिकता भी भारत की शायद नहीं मिली होगी, पहले रहे 4-5 साल तभी तो मिलेगी, या हो गया होगा तो मिल गया, अलग बात है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व है, तो उसको यह नियम उसके लिए लागू नहीं होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए आप इंडियन हैं, आप अपने देश की सूचना पाकिस्तानी को दे रही हैं, वहां से मिली हुई हैं, या किसी आतंकवादी संगठन से आपके संपर्क हैं, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको 24 घंटा में पेश नहीं करेगी, आपको वकील से मिलने नहीं देगी, और आपको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताएगी। 3 महीना अंदर नो सुनवाई। हाँ, निवारक निरोध का मतलब सरकार समय समय पे, संसद समय समय पे नियम पास करती है टेररिस्ट से संबंधित रूप, जैसे पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी विरोधी अधिनियम, इसको पास किया गया था कि अगर आप इंडियन होकर के किसी आतंकवादी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, जैसे आपका नहीं थे संजय दत्त का नाम सुना है, उसको टांडा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनके घर में विदेशी AK-47 हथियार मिले थे। आई बात समझ में? उनको गिरफ्तार किया गया था। टांडा एक कानून था, एक पोटा है, एक मीसा है, तो सरकार समय समय पे पार्लियामेंट इस रूल को क्या करती है, पास करती है जब जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया उस कानून के तहत, तो आपको ना तो 24 घंटे के अंदर
पेश करेगी, ना वकील से मिलेंगी, ना गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। या दो हो, या तो एक ये हो और एक कोई शत्रु देश का आदमी है, एनिमी कंट्री का व्यक्ति है, तो इनको अगर गिरफ्तार कर लेती है किसी क्राइम में, इनको 24 घंटे के अंदर या ये दोनों नियम इन पर या ये दोनों आर्टिकल इन पर लागू नहीं होगा। इसमें 3 माह तक, कितने माह तक? 3 माह तक पुलिस क्या कर सकती है? आपको जेल में रख सकती है। कितने माह? 3 माह तक। एक बार पीसीएस ने पूछ लिया था कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत कितने महीने तक बिना कोई मुकदमा चलाए रखा जा सकता है? कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने के बाद हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि इनको और दिन तक रखना है कि नहीं। आई बात समझ में? तो ये है इसमें नियम। क्लियर? बस ये है आपका आर्टिकल 22। सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर समझ लीजिए आर्टिकल 22 क्या कहता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको गिरफ्तारी का कारण एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र बताइए। अगर उसको जेल में या थाने में बंद कर दिया गया है तो वह अपनी रुचि के अपने वकील से मिलने के लिए क्या है? फ्री है, यानी कि वह अपने विधि व्यवसायी से परामर्श कर सकता है, उससे मिलने दिया जाएगा। दूसरा है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में क्या करिए? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करिए। अगर यात्रा का समय है, कहीं दूर भाग गया है तो वह काउंट नहीं होगा, या कोई छुट्टी पड़ गई है वह काउंट नहीं होगा। ये दोनों नियम उन पर लागू नहीं होता है जिसको किसी निवारक निरोध, किसी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एनिमी कंट्री का, कोई पाकिस्तानी है, अगर ये अपराध करते हैं कोई या उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, इनको पुलिस बिना मुकदमा चलाए, बिना इनके वकील से मिले, बिना गिरफ्तारी का कारण बताए 3 महीने तक, कितने महीने तक? 3 महीने तक जेल में सड़ा देगी। अब मार मार के अचार निकाल देगी। वहां पूजा थोड़ी किया जाता है, बहुत मारते हैं पुलिस वाले। आई बात समझ में? हाँ, ऐसा तो कोई मेडल लेके गए नहीं है। अपराध करके गए तो अपराधी पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक, देखो बेटा आर्टिकल 23 ये क्या कहता है भाई? आर्टिकल 23 और 24 ये कहता है शोषण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। क्या मिला हुआ है आपको? अधिकार या संरक्षण या प्रोटेक्शन मिला है। चलो आर्टिकल 23 जरा लिख लो भाई। ये ट्रक की आवाज है कि बस की आवाज है? लिखिए, स्कूली बस होगा। आर्टिकल 23 लिखिए। लिखिए, मानव के दुर्व्यापार आवाज नहीं भाई, पीछे से क्यों आवाज आ रही है? मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा। मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिबंध। अब इसमें देखो भैया, 2 इसके आर्टिकल है, दोनों लिख लीजिए। एक आर्टिकल 23 का क्लास 1 लिख लीजिए और एक आर्टिकल 23 का क्लास 2 लिख लीजिए। फटाफट लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, नोट करिए। मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार और बेगार, मानव का दुर्व्यापार और बेगार
और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालात श्रम, इसी प्रकार का अन्य बालात श्रम लिख लिया भाई। प्रतिषिद्ध किया जाता है या रोका जाता है, प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। और प्रतिषिद्ध किया जाता है या रोका जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब समझ लीजिए, दुर्व्यापार का क्या मतलब होता है, बेगार का क्या मतलब होता है और बालात श्रम का क्या मतलब होता है। दंडित किया जाएगा। चलो भाई बताओ पीछे से, दुर्व्यापार का क्या मतलब होता है। मानव का दुर्व्यापार, यानी जो मानव है, हम लोग हैं, यह खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। मानव का बॉडी पार्ट, मानव का आंख, लीवर, किडनी या पूरा शरीर, यह बेचने के लिए नहीं है। यानी कि मानव को ना तो खरीदा जाएगा ना ही बेचा जाएगा। याद करिए, पहले एक व्यक्ति था मोहम्मद गोरी, उसने किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद करके ले आया था। तो पहले गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। तो इस तरह से भारत में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, मानव का कोई भी दुर्व्यापार नहीं होगा, मानव का किसी भी अंग का या पूरे मानव का कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा। आई बात समझ में। दूसरा है बेगार। बेगार का क्या मतलब है बेटा। यस, एक मिनट, वर्क विदाउट पे, वर्क विदाउट पे, काम करवा लो और पैसा ना दो, इसे कहते हैं बेगार। क्या कहते हैं, बेगार। या काम करवा के कम पैसा दो, काम करो 1000 का, पैसा दो 100 रुपए। तो किसी से कोई भी व्यक्ति बेगार नहीं करवा सकता है। तीसरी चीज है बालात श्रम का क्या मतलब होता है भाई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स लेबर। इसका क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया डांस इस समय कौन करता है भाई, नोरा फतेही। क्या नाम है, नोरा फतेही। फतेही सही लिखा है, चलो मान लो नोरा फतेही। क्या नाम है भाई आपका, ऋषभ भाई साहब एक कार्यक्रम अपने यहाँ आयोजित किए जिसमें नोरा फतेही को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारे यहाँ आके स्टेज शो करेंगे, डांस परफॉर्म करेंगी। इन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट जितने लाख में भी किया, इनको 5 लाख रुपए इन्होंने एडवांस दे दिए और डेट डिसाइड कर दिया। लेकिन जिस दिन नाचना था उस दिन नाचने से मना कर दिया। भाई साहब यहाँ स्टेज लगवा करके 500 टिकट बेच के पूरा अपना सजा करके बैठे हैं और इन्होंने लास्ट डे में क्या कर दिया, मना कर दिया। मान लो इनको अरेंजमेंट करने में 3 लाख रुपए लग गए, कुल मिला के इनके 8 लाख रुपए लगभग क्या हो गए खर्च। अब ये क्या कर सकते हैं नोरा फतेही का, ये क्या बिगाड़ लेंगे, काहे
उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पैसों देखो जहां पे स्किल परफॉर्मेंस है, नाचना हो, गाना हो, ढोल या कुछ बजाना हो, वहां पर किसी भी व्यक्ति के उसके इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते। इनका जो ये 8 लाख रुपया है, इनको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी उन्होंने संविदा को भंग किया है, इसका मुकदमा चला करके अपने 8 लाख की वसूली कर सकते हैं बस। लेकिन उनको नचवा नहीं सकते जब उनका मन ना करे। ये इसका मतलब है, किसी भी पर्सन को उसके इच्छा के विरुद्ध आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? तो आर्टिकल 23 का क्लॉज मैंने कहता है ना तो मानव को खरीदा जाएगा, ना बेचा जाएगा, ना उसके किसी शरीर के पार्ट को। दूसरा, अगर आपने काम करवाया है तो पैसा देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवाया जा सकता। पहले लोग गांव में जमींदार वगैरह होते थे, ठाकुर साहब आ जाओ फ्री में काम करो, शाम तक कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये सब सिस्टम चलता था। लोग काम करा के दबंगई से पैसा नहीं देते थे या काम ज्यादा करा के पैसा थोड़ा देते थे, उनका शोषण करते थे। इसलिए अनुच्छेद को संविधान में रखा गया। दूसरा लिख लो, दूसरा वाला भी लिख लो। ये क्या कहता है? अगर किसी सार्वजनिक लो दूसरा किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा, किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा बालात श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा, बालात श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे अगर राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सपोज करिए यहां पे कौन सी नदी बहती है आपके जिले में? कुआनो, मान लो घाघरा बड़ी नदी है, घाघरा मान लो बहती है। मान लो घाघरा नदी जो बह रही है, इसका जो बांध है वो टूटने वाला है, पानी इतना भर गया है कि बांध टूटने वाला है। और सरकार ने यह फैसला किया, एसडीएम साहब ने यह फैसला किया कि गांव के पास के जितने लोग हैं, प्रत्येक घर से एक एक आदमी अपना फावड़ा और टोकरी लेकर के बांध रिपेयर करेगा। उन्होंने गांव वालों को सबको बुला लिया, बांध रिपेयर करवा लिया और कहा अपने अपने घर जाओ। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो बालात श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जहां पे सबका कॉमन इंटरेस्ट हो, वहां पर अगर आपको पैसा नहीं दिया जाता है तो यह बेगार के अंतर्गत नहीं आएगा। भाई डूबेंगे, सभी डूबेंगे ना, आसपास के लोग, ऐसा तो है नहीं खाली वही डूबेंगे। तो अगर कोई सार्वजनिक प्रयोजन है, आम कॉमन वर्क है, जो सबके भला के लिए है, अगर राज्य ऐसा या राज्य का कोई अधिकारी करवा लेता है तो आपको अगर पैसा नहीं देता है तो यह बेगार के अंतर्गत नहीं या बालाश्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर? अब आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या कहता है भाई? बताओ भाई, कौन बताएगा? लिख लीजिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान समझते हैं, जहां कोयला वोला का माइनिंग की जाती है, खान, किसी खान
में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य में नियोजित नहीं किया जाएगा, या में लगाया नहीं जाएगा, या किसी अन्य परिसंकटमय, या किसी अन्य परिसंकटमय कार्य में नहीं लगाया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकटमय मतलब खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा या नियोजित किया जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम हो तो किसी फैक्ट्री में, किसी खान में, किसी ऐसे परिसंकटमय जगह पर इनसे कोई भी काम नहीं कराया जाएगा जिससे कि इनका स्वास्थ्य या विकास प्रभावित हो, या इनके बीमार होने या मरने का कोई खतरा हो। ऐसे किसी भी काम में 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। जैसे पटाखा वगैरह फैक्ट्री नहीं होती है, पटाखे की फैक्ट्री या पावर लूम में जहां धागे टूट जाते हैं तो बच्चों की उंगलियां पतली होती हैं, आसानी से जोड़ देते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे किसी खतरनाक काम में इनको नियोजित नहीं किया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा कि जिससे कि उनका स्वास्थ्य या उनका विकास या उनके मरने या उनके अंग भंग होने की कोई खतरा हो। आई बात समझ में? क्लियर कि नहीं? बताओ भाई, 24 इज क्लियर और नॉट क्लियर? ऑल क्लियर? किसको ऑल क्लियर हो गया? आपको? पांडे जी को? क्या हो गया भाई पांडे, चुलबुल पांडे जी क्या हो गया हमको? ठीक है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि किसी भी ऐसे खतरनाक काम, चाहे वो माइन हो, फैक्ट्री हो, परिसंकटमय हो, 14 वर्ष से कम के बच्चे को उसमें काम पर नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात है। क्लियर? अब आगे लिखिए आर्टिकल, हाँ पहले मोटी हेडिंग डाल दीजिए, आर्टिकल 25 से 28 तक क्या लिखेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिख लो भाई, कुछ लोग लिख नहीं रहे, क्या बात है? अरे पढ़ लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज पढ़ लो, उसके बाद में सर्विस ले लेना और फिर अपना मस्ती करते रहना। आज मस्ती कर लोगे तो फिर जिंदगी भर जो है मस्ती निकल जाएगी। क्या बता रहे हैं? चलो भाई देखो, अब इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 25 की। लिख लीजिए भाई, आर्टिकल 25 लिखिए। अंतःकरण की और धर्म के अंतःकरण, लिख लेंगे ना भाई? अंतःकरण, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, धर्म की, सॉरी, अंतःकरण की और धर्म की, सॉरी के आबाद रूप से मानने, आचरण, मानने कामा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर सुन लीजिए, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई? अंतःकरण से किसी धर्म को आप क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं, इसका आचरण कर सकते हैं और इसका प्रचार कर सकते हैं।
लेकिन ये चीजें लोक व्यवस्था के अधीन होना चाहिए। समझिए, अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए आज आप सो रहे हैं और आपको सपने में ईसा मसीह याद आ गए या दिख गए, और कल आपका मन चेंज हो गया कि हमें अब क्या करना है, ईसाई बन जाना है, तो आप ईसाई बन सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से, अपने अंतरात्मा, अंतःकरण का मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज से, बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी प्रलोभन के आप जो धर्म चाहें उस धर्म को स्वीकार करने के लिए, उसको मानने के लिए आप क्या हैं, फ्री हैं। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन लालच से, डर से, भय से नहीं, आप अपने हिसाब से, अपने अंतरात्मा की आवाज से जो धर्म चाहें उसको क्या करें, अपना लें। दूसरी चीज, आचरण करने का क्या मतलब होता है, कंडक्ट या आचरण करना, ये क्या मतलब होता है, आचरण करने। अरे भाई, कुछ लोग पूजा करने जाते हैं, मार टीका उका चंदन मंडल लगा लेते हैं, नहीं लगा लेते हैं। कुछ लोग अपना झोला झंबर त्रिशूल वसूल लेकर घूमने लगते हैं, है कि नहीं। आने की अपने धर्म को प्रोपोगेट करने, उसको मानने, कंडक्ट करने। अभी देखो सावन का महीना है तो लोग बाबा बैजनाथ धाम जाएंगे तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो क्या है ये, आचरण ही तो है। पैदल जाते हैं। अभी देखो कुछ लोग भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, पूरा वहां त्रिकाल दर्शन बना लेंगे सर पर। आनी कहने का मतलब यह है कि अपने धर्म को आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा चीज है प्रचार करने। आप अपने धर्म का क्या करिए, जितना मर्जी प्रचार प्रसार करिए, लेकिन ऐसा प्रचार ना करिए कि दूसरे धर्मों को क्या हो, आहत हो। इसीलिए कहा गया है लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अपने धर्म को ज्यादा अच्छा बताएंगे या दूसरे को क्या बताएंगे, खराब। ये आपको अलाउ नहीं है। तो लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सदाचार का पालन करते हुए आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इसी में हिंदू कौन होता है भाई, इसी में दो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है। जैसे देखिए, एक है इसमें स्पष्टीकरण है, इसमें स्पष्टीकरण नंबर 1 और नंबर 2। कृपाण जानते हैं, कृपाण कौन लेके चलता है, सरदार जी लोग। कृपाण धारण करना और इसको लेके चलना क्या माना जाएगा, सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। नोट कर लीजिए, स्पष्टीकरण नंबर 1, कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना क्या माना जाएगा, सिख धर्म का अंग माना जाएगा। कृपाण धारण करना और उसको लेकर के चलना सिख धर्म का क्या है, ये अंग है। अब आप लोग ना लेके चलिएगा कि हम भी सिख हैं। अगला, हिंदू में कौन कौन आते हैं भाई, हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बताओ भाई। और बौद्ध, जैन और सिख लिख लो, ये हिंदू के अंग हैं। कौन कौन लोग, बौद्ध, जैन और सिख, ये हिंदू के क्या माने जाते हैं, अंग या पार्ट माने जाते हैं। लिख लीजिए, हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख माने जाते हैं या आते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, हिंदू कहेंगे। ये सब हिंदू के पार्ट हैं। पारसी नहीं आते हैं भाई, ईसाई नहीं आते हैं, यही आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख। आगे लिखिए आर्टिकल 27,
सॉरी, आर्टिकल 26 लिखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, के प्रबंध की अस्थावर और जगम समझते हैं, अस्थावर ये जानते हैं क्या चीज है? कभी हिंदी नहीं पढ़े हैं? जंगम बिल्डिंग्स पर रहेगा। कहते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल और इमूवेबल क्या होती है भाई? अरे भाई, चल और अचल संपत्ति। क्या बोले? हाँ, अस्थावर का मतलब जो रुका हो, जैसे मकान, जमीन, ये सब किसमें आएंगे? अस्थावर में। का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी अगर मंदिर है, कोई भी संस्था है, कोई भी ट्रस्ट है, तो वह अपने नाम से जगम यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है। जैसे देखिए, आजकल मंदिर में, राम मंदिर में लूट की खबर बड़ी तेजी से फैल रही है। वहां के जो पुजारी लोग थे, कितने करोड़ का मकान और जेवर पता नहीं क्या क्या खरीद लिए हैं। जो न्यूज़पेपर में, जो मीडिया में आ रहा है, यानी कि कोई भी मंदिर अपने नाम से, कोई भी ट्रस्ट अपने नाम से रुपया, पैसा या जमीन यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको रख सकता है और उसको उस अपने हिसाब से या जो वहां का नियम है उस नियम के अनुसार से उसका यूज कर सकता है। जैसे राम ट्रस्ट से जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा? भाई, राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है, ये पैसा कहां जाएगा? लोगों, भिखारियों के लिए, लोगों के कल्याण में खर्च होगा। नहीं, वो तो आ ही रहा है, लेकिन उसका जो नियम बना है, इससे जो इनकम होगा उस पैसे को जन कल्याण में खर्च किया जाएगा। आई बात समझ में? लोगों के भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। तो कोई भी संस्था, मंदिर अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, दोनों तरह की, जमीन जायदाद, मकान, बिल्डिंग भी, और कैश के रूप में, सोना चांदी के भी रूप में। 100 कितना किलो चांदी चढ़ा है? कहां पर? अयोध्या में। कितने किलो सोना? पेपर में मैं देख रहा था, उसी में निकला हुआ था। और कितना पता नहीं कितने करोड़ का चढ़ावा आया है, बड़ा माल आया है। ठीक है भाई, अगला लिखिए, नेक्स्ट 27। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, आर्टिकल 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि का मतलब विकास के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय, करों के संदाय, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, के बारे में स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब समझिए, ये आर्टिकल 27 है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी विशेष धर्म के, किसी विशेष धर्म के विकास के लिए, वृद्धि के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा,
टैक्स या कर नहीं लिया जाएगा। आप फ्री हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, विकास करने के लिए आप लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज होता है टैक्स, एक चीज होता है फी। टैक्स और फी में क्या अंतर है भाई? इसको कर कहते हैं और इसको फीस कहते हैं। क्या अंतर होता है टैक्स और फी? बोलो भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी? वेरी गुड। फीस के बदले आपको सेवा मिलती है। क्या मिलती है? सेवा। जैसे डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगे तो आपसे फीस लेगा, स्कूल में पढ़ेंगे तो आप फीस देंगे, यानी कि जो सेवा के बदले आप जो पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फी। और टैक्स किसे कहेंगे डियर? यह एक तरह से लायबिलिटीज है जो आपके इनकम पर या पार्टिकुलर उसे सरकार लगाती है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, यानी कि एक तरह से यह दायित्व है, लायबिलिटीज है। इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, कोई सेवा हुआ नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? तो आपसे फीस लिया जा सकता है, टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी, तो वहां पर देखिए आपसे टोकन का पैसा लिया जाता है। कितने लोग वैष्णो देवी गए हैं? वहां एक टोकन मिलता है, टोकन, उसका कुछ सर्टेन अमाउंट है। पहले 10-15 रुपए था, पता नहीं कितना है, 100 की 50 रुपए, कितना है इस समय? है? कितना है? चलो 150 जो भी होगा, तो वो आपको वहां पे टोकन कटवाना पड़ेगा। उसके बदले आपको क्या मिलता है? रास्ते में पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, यानी कि उस पैसे से आपको क्या दी जाती है? सुविधाएं दी जाती हैं। वह अलाउ है। आपसे फीस लिया जा सकता है लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता है। आई बात समझ में? और इसके बदले आपको क्या मिलेगी? वहां सुविधाएं मिलेंगी, साफ सफाई, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, एक्सेट्रा। आई बात समझ में? तो किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। हाँ, फीस लिया जाएगा अगर आप वहां जाते हैं तो। मान लीजिए आप गए, वो नहीं गए, तो उनसे थोड़ी फीस लिया जाएगा। आप सर्विस ले रहे हो, आप फीस दो, उनसे कोई मतलब नहीं। क्लियर? अब देखो आर्टिकल 28। स्कूल कितने तरह के होते हैं बेटा? हम कहते हैं 4 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है GIC, चाहे GGIC हो चाहे GIC हो, राजकीय इंटर कॉलेज जो इसी रोड पर आगे है, GGIC है, GIC भी है ना। एक होता है एडेड कॉलेज, जिसको हम लोग अर्ध सरकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेड कॉलेज, एडेड कॉलेज, ठीक। इनको सिंपल भाषा में कुछ लोग अर्ध सरकारी भी कहते हैं। एक होता है निजी स्कूल, प्राइवेट, जितने चिंटू पिंटू खुले हैं, निजी स्कूल, DPS, फलाने धमाके जो भी हैं, प्राइवेट जिसे हम कहते हैं। और एक होता है ट्रस्ट के अधीन, या जिनका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना हो, ठीक है। ये आपके धार्मिक स्कूल, 4 तरह के स्कूल होते हैं। समझ में आया? इसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा क्या होगी? नहीं दी जाएगी। जो पूर्णतः सरकार से पैसा आएगा, GGIC का मतलब या GIC का मतलब वहां के कर्मचारी से लेके चपरासी, बिल्डिंग, जितने भी खर्चे स्कूल के आएंगे वो कौन देता है? सरकार देती है।
इसे हम क्या कहते हैं? जीआईसी या राजकीय इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहते हैं। ऐसे जगहों पर किसी भी तरह की किसी भी बच्चे को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ये दो जो हैं, एक जो निजी है और अर्ध सरकारी है, अगर बच्चा 18 वर्ष से कम का है तो इसके अभिभावक, मतलब माता पिता जो भी उसके गर्भ, उनसे पूछ करके धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर मना कर देंगे तो नहीं, और अगर बच्चा 18 से ऊपर का है, बड़ा है, तो बच्चे के मर्जी से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसको समझ लीजिए। जो एडेड कॉलेज हैं या निजी स्कूल हैं, यहां पर अगर बच्चा माइनर है, 18 साल से कम का है, अगर उसके माता पिता अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप इनको धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, कि स्कूल प्रोवाइड करेगा। अगर उनके माँ बाप या गार्जियन जो भी है वो मना कर देंगे तो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये दोनों जगह लागू। अगर बच्चा 18 साल का है तो बच्चे से पूछ लिया जाएगा कि तुम्हारी मर्जी है लेने की धार्मिक शिक्षा की नहीं। अगर वो कहेगा हाँ तो ठीक, अदरवाइज गो। ट्रस्ट के अधीन या जिसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा ही देना है, यहां पर धार्मिक शिक्षा क्या होगी? दी जाएगी। जैसे लखनऊ में एक है नदवा कॉलेज। लखनऊ में एक क्या है? नदवा कॉलेज। यहाँ मुस्लिम बच्चे क्या करने आते हैं? सीखने आते हैं। ऐसे बनारस में भी काशी विद्यापीठ वगैरह में कई स्कूल हैं जो धार्मिक शिक्षा के लिए ही बने हैं। कर्मकांड की पढ़ाई होती है, पंडिताई की पढ़ाई होती है, तो वहां पे होती है। तो अगर ऐसा कोई स्कूल या ट्रस्ट जिसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा ही देना है स्थापित किया गया है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। यही आर्टिकल क्या है? 28 है। लिख लीजिए। ये बताइए समझ में ये आया कि नहीं? आ गया? बता ले जाएंगे। 4 तरह के स्कूल हैं भाई। गवर्नमेंट का जो स्कूल है, गवर्नमेंट का मतलब जिसका पूरा खर्चा बिल्डिंग से लेके कर्मचारियों के वेतन सब कुछ सरकार देती है, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर प्राइवेट है या निजी स्कूल है या एडेड है तो 18 वर्ष से कम का बच्चा है तो उसके माँ बाप से पूछ करके दी जा सकती है। मना कर देंगे तो नहीं दी जाएगी। 18 से ऊपर का है तो बच्चे की मर्जी से दी जा सकती है, मना कर देगा तो नहीं। लेकिन ऐसे स्कूल जो किसी ट्रस्ट के अधीन है या जो धार्मिक उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। क्लियर? ऑल क्लियर। बहुत सही। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्यों भाई? चलिए अगला लिखिए आर्टिकल 29। हाँ, क्या नोट्स में लिखा हुआ है? मैंने भेज दिया है। यहाँ खाली हम समझा दे रहे हैं, अभी नोट्स डाल लेंगे ग्रुप में, लिख लेना, उसमें सब लिखा हुआ। चलिए आगे लिखिए। मेन हेडिंग डालिए पहले। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखो भाई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। पहला लिखिए, हम बोल रहे हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अभी समझाते हैं, लिख लीजिए जरा, लिखिए। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में, किसी भाग में निवास, किसी भाग के निवासी नागरिकों, किसी भाग के निवासी नागरिकों, लिखने गए, किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, के किसी अनुभाग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। विशेष भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो, इसको बनाए रखने का इनको क्या है? अधिकार है। अच्छा ये बताइए, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द माइनॉरिटी? माइनॉरिटी को कहीं संविधान में डिफाइन किया गया है? क्यों भाई, कहां किया गया है? आर्टिकल 5 में का डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 5 में है क्या नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 में कहां पहुंच गए? अनुसूची 5 में तो उसके लिए एससी और एसटी के लिए है, 5 और 6 जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन है। ये किसने कहा? देखो, धर्म और भाषा पर आधारित, हमारे यहां माइनॉरिटी धर्म और भाषा पर आधारित ही माना गया है, लेकिन संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है। रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग माइनॉरिटीज को डिफाइन करते हैं। है बात समझ में? देखो, आर्टिकल 29 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी धर्म का हो या धर्म के किसी अनुभाग का, जैसे शिया सुन्नी होते हैं, हिंदुओं में भी कई हैं, ऐसे आपके बौद्ध धर्म में भी हैं, हीनयान, महायान, ऐसे जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर हैं। किसी धर्म के या उसके किसी अनुभाग का जिसकी अपनी एक भाषा हो, अपनी लिपि है और कल्चर है, उसको उसे बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा। अगर आपकी अपनी विशेष भाषा है, अपना एक विशेष कल्चर है, तो और एक कोई लिपि का मतलब लिखावट है, तो उसको सरकार आपको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, संरक्षित करेगी। वो आपको संरक्षित करने का पूरा उसे क्या है? अधिकार है। आई बात समझ में? और राज्य इनके साथ या इन लोगों को किसी भी स्कूल में इस आधार पर, इसका दूसरा क्लास, ऐसे लोगों को सरकार के किसी भी स्कूल में इन आधारों पर कि उसकी भाषा अलग है, लिपि अलग है, कल्चर अलग है, किसी भी स्कूल में एडमिशन से या पढ़ने से मना नहीं करेगी। मैं बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 कहता है कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, हालांकि माइनॉरिटीज संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इतना बस कहा गया है जिनकी अपनी एक भाषा हो, अपनी एक लिपि हो और अपना एक कल्चर हो, उसको उन्हें अपने प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। और ऐसे लोगों को किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से वंचित नहीं किया जाए।
आई बात समझ में? अब जैसे मान लो कोई नकाब पहन के आ गया, कोई स्कार्फ पहन के आ गया, अगर उसका धर्म में वो चीज है उसे मना नहीं करेंगे। जैसे सरदार लोग कभी बांध के आ जाते हैं, आप उससे मना नहीं कर सकते हो। कोई मान लो पंडित जी हैं, चुटिया रखा के आ गए 2 हाथ का, तो मना कर देंगे उसको आप? क्यों भाई पांडे जी? नहीं मना कर सकते हैं। कहीं मना कर देंगे? काट देंगे क्या चुटिया उसकी? आप नहीं कर सकते हैं भाई, उसका धर्म है। तो इस आधारों पर किसी को रोक नहीं सकते हैं आने की। गवर्नमेंट स्कूल ओपन फॉर ऑल, ठीक? कैटेगरी कोई नहीं रखेंगे, उनका माइनॉरिटीज के अंतर्गत हैं वो। कुछ स्कूल माइनॉरिटीज के भी होते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होते हैं। जैसे लखनऊ में एक है, लखनऊ माइनॉरिटी स्कूल है, इस्लामिया इंटर कॉलेज है, सिया इंटर कॉलेज है। ऐसे एक शाहजहांपुर में है, फैजे गांधी करके है, जीएफ कॉलेज कहते हैं वहां पे, तो फैजे अहमद गांधी करके स्कूल है। ये सब माइनॉरिटीज के स्कूल हैं, तो वहां पर माइनॉरिटीज वाले बच्चों को लगभग 50% सीटें आरक्षित रहती हैं। बाकी पढ़ते सभी हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कॉलेज किसका है? माइनॉरिटी का है। ठीक है भाई, अगला लिखो आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। लिखो, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसी प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसी में आगे लिखिए डैश करके, धर्म या भाषा पर आधारित, इसमें आगे बढ़ाइए, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इस अधिकार होगा। इसी में क्लास 2 है, ऐसे शिक्षण संस्थाओं को, एक और क्लास लिख लीजिए 2, संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। सेक्शन 2 इसमें लिखिए, O1 था, आर्टिकल 30 का क्लास 1 या 2 लिखिए। ऐसी शिक्षा संस्थाओं को राज्य अनुदान देने में या सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे शिक्षा संस्थाओं को राज्य कोई सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं कि ये माइनॉरिटी का है तो पैसा हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इनको सहायता देने में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। आई बात समझ में? अब इसको समझ लीजिए, अगर कोई माइनॉरिटी का स्कूल है, अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल है, तो उसमें जो नियम होंगे वो सरकार के लागू होंगे। जैसे मान लीजिए प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एग्जाम जरूरी है, पीएचडी जरूरी है। तो अगर वो अपने टीचर की भर्ती करेंगे तो उसको ये डिग्री होना अनिवार्य है। इंटर कॉलेज है मान लीजिए, वहां पे बीएड होना और मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इनकी भर्ती सरकार नहीं करती है,
इनकी भर्ती इनकी अपनी जो कमेटी होती है, स्कूल की जो प्रबंधक होता है वो कर देता है। आई बात समझ में? तो इनको अपने कॉलेज का प्रशासन करने, उसको टीचरों की भर्ती करने, सब कुछ इनके पास क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है। ऐसे लखनऊ में एक दो कॉलेज है, नाम में क्योंकि ऑनलाइन है, मैं नाम नहीं लेंगे, वहां पर टीचरों की भर्ती 30-30, 35-35 लाख दे करके प्रोफेसरों की भर्ती हो गई। किससे? कोटा से हो गया। वहां कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, एक सिंपल इंटरव्यू हुआ, जिसको करना था उसका हो गया। ऐसे इंटर कॉलेज है, उसमें जैसे भर्तियां हो जाती हैं जो माइनॉरिटीज के हैं। सैलरी कौन देता है? सरकार देती है। सैलरी कौन देता है? सरकार देती है। तो अपने शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करेंगे, उसका प्रशासन करेंगे, लेकिन नियम कानून खाली सरकार का लागू होगा, बाकी वहां जो भी चीजें होंगी वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। और ऐसे संस्थानों को राज्य सहायता देने में या पैसा देने में, अनुदान देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। अब लिख लीजिए आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? उससे नहीं पढ़ाना है, और राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह उससे नहीं पढ़ाना। 31 नहीं पढ़ना है, आर्टिकल 32 पढ़ना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। प्रस्तावना को भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूछता है कि B.R. अम्बेडकर ने किसको कहा था, तो आर्टिकल 32 को। अगर खाली ये पूछता है संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना भी है। ये देख लेना कि B.R. अम्बेडकर लिखा है कि नहीं। अगर B.R. अम्बेडकर लिखा होगा तो आर्टिकल 32 लगाएंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रस्तावना टिक कर देंगे। आई बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल। इसमें 5 तरह के रिट निकाले जाते हैं। कितने तरह के हैं? 5। कौन कौन सा? अधिकार। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हाइबियस कार्पस कहते हैं। दूसरा कहते हैं परमादेश। तीसरा प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण। और 5वां अधिकार शिक्षा। ये 5 रिट हैं। पांचों का नाम डाल लीजिए और पहली हेडिंग डाल लीजिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। वी डिस्कस टुमारो। प्रतिषेध, ये पेट फाड़ने वाला से है। जानते हैं पेट फड़ुआ से? ये पेट फाड़ने वाला है। ये उत्प्रेषण। इंग्लिश? अरे राइट टू प्रॉपर्टी यार, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है। संपत्ति संबंधी अधिकार वो नहीं पढ़ना। लिख लिया इसको? अधिकार शिक्षा। पैर में आधा नीचे रहा, आधा क्या और छा, शिक्षा। अधिकार शिक्षा। ये 5 रिट हैं। वी डिस्कस टुमारो। आफ्टर दैट वी डिस्कस DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, और हम उसका आज हम नोट्स भेज देंगे। अरे क्या कहते हैं इसका, नागरिकता का, वो लिख करके ले आइएगा। 10-15 मिनट लगेगा, समझा देंगे सिटीजनशिप का। ठीक है भाई? तो आपका यहां तक का टॉपिक क्या हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि कल थोड़ा पहले, तुम लोग नहीं आ पाओगे 12:30 बजे।